14 साला साली रात मेरे साथ सो गई। मैं उसे बच्ची समझता था, लेकिन वो तो तूफान निकली। उसका जिस्म पूरा जवान हो चुका था। फिर आधी रात को साली ने मेरे जिस्म के साथ अपना जिस्म लगाया तो मेरी रात के 9 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मैं जान गया कि मेरी साली मुस्कान ही होगी, क्योंकि वो इस वक्त पूरे घर में अकेली थी। अब वो पहली दफा हमारे घर रहने के लिए आई थी, तो शायद उसे रात की इस पहर डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो नीम बरहाना सी नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी मुझे देखते ही कहने लगी कि यासिर भाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है। क्या मैं रात आपके साथ आपके कमरे में गुजार सकती हूँ? मेरी नजर में तो मुस्कान एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार उसे यूं देख रहा था। वो तो किसी गुलाब की कली की तरह तरोताजा थी। 14 साल की उम्र में ही उसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में मध्यम रोशनी होने के बावजूद भी नीम बरहाना नाइटी में उसका जिस्म का हर हिस्सा वाज़ेह नजर आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैंने उसके वजूद से नजरें चुराई और उसे सोने के लिए सोफे पर तकिया रखकर दे दिया और खुद बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 6 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त मुस्कान एक 9 साल की बच्ची थी। मेरा अपने ससुराल बहुत ही कम जाना होता था, इसलिए मैं मुस्कान को अभी तक बच्ची ही समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी क्यामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और मुस्कान सोफे पर बेचैन लेटी थी। रात की इस पहर मोबाइल पर एक से बढ़कर एक चीज सामने आ रही थी, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने मुस्कान को आवाज देकर पूछा कि कोई मसला है क्या? मुस्कान कहने लगी कि यासिर भाई, ये सोफा बहुत छोटा है और मेरे पाँव सोफे से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट नहीं पा रही। मुस्कान की बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है मुस्कान, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मुस्कान जैसे ही बेड पर आई तो मैं अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन मुस्कान ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी कि यासिर भाई, आप क्या सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यहीं बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए मुस्कान के जिस्म से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से मुस्कान की बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही ना चला कि कब मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख खुली और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिसे मैं कम उम्र बच्ची समझ रहा हूँ, वो तो हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान ठाटे मारने लगा था। लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर मुस्कान ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और ना चाहते हुए भी मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और आमना की शादी को 6 साल गुजर चुके थे और इन 6 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब आमना ने मेरी खिदमत में कोई कसर छोड़ी हो। मेरी और आमना की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहली ही नजर में पसंद आ गए थे। हम दोनों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैंने अपने घर वालों को आमना के मुतालिक बताया तो मेरी माँ ने ये कहकर इनकार कर दिया कि खानदान से बाहर वो किसी सूरत में मेरी शादी नहीं करेंगी। लेकिन मैं आमना की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। उसके बगैर तो एक पल भी गुजारा करना मुश्किल था। हम दोनों अपनी ही मोहब्बत में सारी हदूद पार करते हुए तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस बाहर निकल जाते और कॉलेज के पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की कि वो किसी भी सूरत में इस शादी के लिए राजी हो जाए और मैंने आमना के साथ भागकर शादी कर ली। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की कि वो किसी भी सूरत में इस शादी के लिए राजी हो जाए, लेकिन वो राजी ना हुई और मैंने आमना के साथ भागकर शादी कर ली। जब मेरे माँ बाप इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और ना ही मेरी कोई कमाई थी। और जब आमना के घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो भी हमारी शादी के खिलाफ हो गए और वजह यही थी कि मैं कुछ भी नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से मैंने आमना के घर वालों को राजी कर लिया, लेकिन आमना के घर वालों ने हमसे मिलना जुलना खत्म कर दिया था। काफी अरसे मैं और आमना फाको वाली जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो आमना ने अपने घर वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि जब मुश्किल हालात थे तो उन्होंने मुझे नहीं अपनाया था और इसलिए मैं आमना के घर ना चाहने के बराबर जाता था। साल में 1 या 2 दफा इसलिए मैंने आमना की छोटी बहन मुस्कान को कभी सही से देखा भी नहीं था, ना ही इस बात से वाकिफ था कि वो अब 14 बरस की एक खूबसूरत लड़की बन चुकी
चुकी है। खुदा ने हमें औलाद की नेमत से कई सालों तक महरूम रखा था और बहुत ज्यादा इलाज कराने के बाद अब आमना हमारे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे ही नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे आमना की माँ को बुलाना पड़ा। और जब हम आमना को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि आमना को 1-2 दिन अस्पताल में दाखिल रहना पड़ेगा। हमल के दौरान उसको बहुत सी बीमारियां हो चुकी थी, इसलिए उसका केस काफी मुश्किल था। आमना के वालिद कहीं शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए आमना की वालदा ने उसकी छोटी बहन को हमारे पास हमारे घर में छोड़ दिया, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं बहुत अरसे बाद आमना की बहन मुस्कान को पहली दफा देख रहा था और मैं उसको देखकर हैरान रह गया था। मैं तो आमना की खूबसूरती का ही दीवाना था, लेकिन उसकी छोटी बहन तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और उसे देखकर मैं आमना को भूल गया था। मुस्कान ने आमना की गैर मौजूदगी में घर के सारे काम काज बहुत अच्छे से किए और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि आमना घर में नहीं है। उसने सारे घर को सलीके से साफ सुथरा करके सोने की तैयारी शुरू की तो मैं भी अपने कमरे में चला आया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि मुस्कान आई है। शायद उसे किसी चीज की जरूरत थी। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि मुस्कान तो कुछ और ही इरादा लेकर आई है। पहले तो वो सोफे पर आराम से बैठ गई और कहने लगी कि मुझे बहुत ज्यादा अकेलेपन में खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके कमरे में ही रात गुजार लूं। मैंने मुस्कान से कहा कि अच्छा किया जो तुम चली आई, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हो। लेकिन मुस्कान को यूं नींद में देखकर मेरी नजरें बार बार उसके जिस्म का तवाफ कर रही थी। मुझसे बातें करते करते वो सोफे पर लेट गई और मैं बहुत मुश्किल से उसे नजरें चुराकर अपने फोन में ध्यान देने लगा। थोड़ी ही देर में वो बेचैनी से करवटें बदलने लगी। मेरा ध्यान बार बार भटक कर उसके वजूद पर जा रहा था और जब मैंने उसे बेचैन देखा तो मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ। वो कहने लगी कि ये सोफा बहुत ज्यादा छोटा है और मैं इस पर आराम से नहीं सो सकती। ये सुनते ही मैंने उससे कहा कि वो बेड पर आकर सो जाए और सोफे पर मैं सो जाऊंगा। वो जैसे ही बेड की तरफ आई तो मैं उठने लगा। मुस्कान ने फौरन ही मेरा हाथ पकड़कर कहा कि यासिर भाई, आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है, ये आपका अपना ही घर है। मैं एक तरफ लेट जाती हूँ, दूसरी तरफ आप लेट जाएं। मैं मुस्कान की बेबाकी देखकर हैरान रह गया था। लेकिन मैं खुद भी आराम करना चाहता था। सारा दिन आमना के पीछे मैंने अस्पताल में काफी भाग दौड़ की थी, इसलिए मैं बेड पर एक कोने से होकर लेट गया और अपना फोन चलाने लगा। आमना की मौजूदगी में अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए एक मुश्किल मरला था। आमना की गैर मौजूदगी में अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए एक मुश्किल मरला था, जिसे मैं उस वक्त से गुजर रहा था। फोन चलाते चलाते ही मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही ना चला और जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हो। जब मैं पूरी तरह होश में आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि मुस्कान मेरे बहुत करीब लेटी हुई है और उसकी उंगलियां मेरे जिस्म पर हरकत कर रही हैं। मैं एक मर्द था और बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं खुद को मुस्कान से दूर ना कर सका और मैं अभी करवट बदल कर उसके करीब हो गया। तो जैसे वह इस बात के इंतजार में थी, जैसे ही उसे इल्म हुआ कि मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ, वो फौरन ही अपने जज्बात मुझ पर लुटाने लगी और मैंने भी उसके हर जज्बात की खूब इज़हारी की। जब हम दोनों अपना मकसद हासिल कर चुके तो मुस्कान ने अपने फोन में मेरे साथ हमारी कई तस्वीरें खींची जिनमें हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। मुस्कान के साथ रात गुजारकर मैं ऐसा खुश हुआ था जैसे कोई किला फतह कर लिया हो। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी बर्बादी का आगाज होने वाला था। फिर मैं अस्पताल जाने के लिए निकल गया। मैं सारा रास्ता खुशी से जब अस्पताल में पहुंचा तो मेरी बीवी आमना की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि ये जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। आमना की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान थी, जबकि अस्पताल जाकर मेरी हालत भी खराब हो गई थी। सारा दिन मैं उसके साथ रहा लेकिन उसकी हालत पहले से बेहतर ना हुई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन आमना को और अस्पताल में रखना होगा। ये सुनकर न जाने क्यों मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ कि आमना जितने दिन अस्पताल में रहती मुझे इस मुस्कान के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। मैं रात तक अस्पताल में रहा और रात के वक्त मैं उसकी अम्मी से ये कहकर घर वापस आ गया कि मुस्कान घर पर अकेली होगी। अब मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि अस्पताल में आमना के साथ किसी औरत की ही रुकने की इजाजत थी, इसलिए उसकी अम्मी का रहना बहुत जरूरी था। मैं जब अस्पताल से घर वापस लौटा तो मुस्कान बहुत ही खुश थी। अचानक ही वो मुझसे पूछने लगी कि मैं आमना आपी की अलमारी खोल कर देख सकती हूँ। मैंने मुस्कान से कहा इसमें भला पूछ
पूछने की कौन सी बात है, तुम्हारी आपी की तो अलमारी है। उसने कहा कि चाबी दें फिर मुझे। मैंने उसे चाबी दे दी और वो आमना की अलमारी खोलकर एक एक चीज देखने लगी और आमना जो कपड़े मेरे लिए रात को पहनती वो निकाल निकाल कर मुझे दिखाने लगी और मुझसे पूछने लगी कि इसमें से आपको कौन सा पसंद है। मैंने एक छोटी सी ब्लैक रंग की नाइटी पर हाथ रखा और उसे कहा कि ये आमना पर बहुत जचती है। यह सुनते ही मुस्कान वो नाइटी उठाकर कमरे से निकल गई और जब काफी देर बाद वापस आई तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई। वो आमना की नाइटी पहने से भी कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। अचानक ही वो मेरे आगे आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि ये मेरे बदन पर ज्यादा जच रही है या आप ही पर ज्यादा जचती थी। ये सुनते ही मैंने उसे अपनी बाहों में भरा और बहुत मोहब्बत से उसे कहा कि ये तुम्हारे जिस्म पर बहुत खूबसूरत लग रही है। आमना तो ये पहनकर इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी तुम लग रही हो। मैंने उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल लेकर साइड पर रख दिया और खुद मैं उस पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। मैं बिल्कुल ही बेकाबू हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 14 साल की उम्र में कोई लड़की हुस्न की देवी भी हो सकती है। लेकिन मुस्कान तो हुस्न की सारी हदें पार कर रही थी। उसका पूरा ही बदन बहुत हसीन था और मैं हर गुजरते पल के साथ उस पर हावी होता जा रहा था। सारी रात उस पर अपने प्यार लुटाने के बाद जब मैं सुबह अस्पताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी ने अभी अभी एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है। यह सुनकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मेरी बीवी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी और डॉक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम तक उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुझे अपने बच्चे के इंतकाल का बहुत दुख था। मैं आमना को संभालते हुए घर ले आया। आमना को देखकर मुस्कान का चेहरा उतर गया था। उसने एक अजीब सी नजर उस पर डाली और कमरे में चली गई। मैंने आमना को कमरे में लाकर लिटा दिया। उसकी अम्मी ने मुझे उसकी दवाइयों के मुतालिक आगाह किया। मैं आमना की अम्मी के साथ बाहर बैठा उनकी बात सुन रहा था कि जब मैंने मुस्कान को आमना के पास जाते हुए देखा मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैं जानता था कि मुस्कान ऐसी कोई बात उसके आगे नहीं कहेगी। थोड़ी ही देर में मुस्कान वापस आई और अपनी माँ से कहने लगी कि चलिए अम्मी अब हम घर चलते हैं, और वो दोनों अपने घर वापस चली गई। मैंने मुस्कान को आखिरी बार अलविदाई नजरों से देखा क्योंकि मैं जानता था कि अब हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है। मुस्कान को जाता देखकर मैंने एक ठंडी आह भरी थी। थोड़ी देर बाद जब मैं दूध का गिलास लिए अपने कमरे में पहुंचा तो आमना गुमसुम सी बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, अगर एक औलाद चली भी गई तो हमें अल्लाह दोबारा औलाद से नवाजेगा। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बहुत अजीब नजरों से देखा और कहने लगी मैंने जो खो दिया है उससे दोबारा पाना मुमकिन नहीं। आमना के लहजे ने मुझे चौंका दिया था। मैं उसके आगे ही बैठ गया और उससे कहने लगा कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो। वो कहने लगी कि मुस्कान मेरी सगी बहन नहीं है बल्कि वो मेरी खाला की बेटी है जिसे खाला के इंतकाल के बाद अब्बा हमारे घर ले आए थे। लेकिन मुस्कान को बचपन से ही मुझसे बहुत नफरत थी क्योंकि घर में हर चीज मेरी थी और उसे वो हर चीज चाहिए होती है जो मेरे पास होती है। अब्बा ने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस ना होने दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझ पे हसद में मुब्तला रही। उसकी नजर पर हर उस चीज पर होती जो अब्बा मेरे लिए लाते या जिसे मैं पसंद करती। जब मेरी तुमसे शादी हुई तो तुम मेरे घर आया जाया नहीं करते थे और मुझे इस बात की तसल्ली थी कि वो तुम पर अपनी नजर नहीं जमाएगी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरे हसद में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उसने तुम्हें मुझसे छीनने के लिए वो सब कर दिया जिसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आमना की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुझसे कह रही थी कि मुस्कान ने जाने से पहले मुझे वो सारी वीडियो दिखा दी है और सारी तस्वीरें भी दिखा दी हैं जिनमें हम दोनों एक साथ थे। आमना की बात सुनकर मैं सदमे में आ गया था। मुस्कान ने सब कुछ जानबूझकर एक मकसद के तहत किया था और मैं उसके हाथ तो खिलौना बन गया था। आमना की आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बाकी बच गई थी। उसने अपनी औलाद भी खो दी थी और शोहर भी। मैं आमना के आगे शर्मिंदगी से सर झुका गया था कि जब इसने मुझसे कहा कि वो जाते जाते मुझसे मेरी ब्लैक नाइटी मांग कर लेके गई है क्योंकि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा उसके बदन पर जचती हुई दिखाई देती है। मुझे लगा था जैसे उसके लफ्जों ने मुझे जमीन में जिंदा गाड़ दिया हो। वक्त जज्बात के हाथों में अपनी पूरी जिंदगी हार गया था और अब कभी आमना के आगे नजर उठाकर जिंदगी नहीं गुजार सकता था। मुस्कान ने थोड़े दिन बाद मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वो मुझसे हर बार एक बड़ी रकम का तकाजा करती और मेरे ना देने का कहने पर मेरी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देती। मैं जिसे 14 साल की एक सीधी सादी मासूम बच्ची समझ रहा था वो दरअसल एक फितना थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मेरा और आमना का ताल्लुक बिल्कुल मुर्दा हो गया था क्योंकि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत की निगाह से देखती थी। थोड़े वक्त की लज्जत और मजे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।